गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 की केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। शॉर्ट में आप लोग इसको पीरियोडिक टेबल के नाम से पढ़ते हैं। तो बेटा इससे पहले के लेक्चर्स में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही साथ कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में भी जानकारी आपको दी गई है। अब इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट two important periodic properties which are known as ionization enthalpy and electron affinity। बेटा इससे पहले आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तब तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्टी फील होगी इस टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी से वीडियो को अटेंड करेंगे और सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करेंगे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। इसमें जो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले हम समझेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और कैटायन इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम या कैटायन के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी दी जाती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है? फिर से ध्यान देंगे, किसी भी आइसोलेटेड एटम से या कैटायन से, कैटायन बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा, और कैटायन का मतलब आपको बताया जा चुका है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से या कैटायन के आउटर सेल से या वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी दी जाती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर बात करेंगे IE2। IE2 का मतलब होता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एटम है, उसके आउटर सेल से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उस समय जो एनर्जी आप देंगे उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं IE1 करके, यहाँ पर IE1 हो जाएगा। इसी तरह से आपने किसी कैटायन से, यानी कि एक बार आपने इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसमें जो एनर्जी आप प्रोवाइड कराते हैं we have to represent that in the form of IE2। क्लियर? तो IE1 is the first ionization energy while IE2 represent the second ionization energy। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर लिखा गया बेटा IE2 is always higher than IE1। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लिया जाए। बेटा इस तरह से समझिए, जैसे आपके पास सोडियम है, क्लियर, Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? हाँ बताओ बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। वेरी गुड। अब अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं तो क्या होता है 2A1। क्लियर? अब 2A1 में इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? एक आ गए। अब इसमें जो आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देंगे वो क्या हो जाएगा? IE1 हो जाएगा। तो पहली बार आपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी, तो उसके बाद सोडियम क्या होगा? सोडियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सोडियम आयन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में और ज्यादा स्टेबल हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि IE2 यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा लिखने का तरीका आपको बताया जा चुका है कि किस तरीके से हम लिखते हैं। बात समझ आ गई? और इसका लॉजिक भी दिया गया, ऐसा क्यों होता है। फिर से ध्यान से देखिए, सोडियम को एग्जाम्पल कीजिए, उसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको जैसे ही आप एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल भी नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन क्या सोडियम आयन उतनी ही एनर्जी में नेक्स्ट आउटर सेल या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो उससे अधिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेगा। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पर यही है कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। इस चीज को आप अपने बुक में भी डिस्कवर करेंगे और इससे कुछ एग्जांपल्स आप और डिस्कस करेंगे इन योर नोट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसकी वैल्यू क्या होती है? घटती है। फिर से ध्यान दो बेटा, मूविंग डाउन टू ग्रुप, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता चला जाएगा। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी ट्राई करना चाहे?
चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बेटा जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, सभी बच्चों को मालूम है ऊपर से नीचे की तरफ जैसे हम जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होगी, बड़ी होगी, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, बड़ी होगी। इससे पहले के लेक्चर में आपको समझाया गया है। तो बेटा ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे वहां पर एटॉमिक रेडियाई बड़ी होती चली जाएगी, और जाहिर सी बात है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर सेल पर होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। यानी जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, यानी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है डाउन इन ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू साइज। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे बेटा वैसे ही एटॉमिक साइज का मान बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम इफेक्टिव होगा। इसीलिए वहां पर हल्की सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो लाइन इसी को बता रही है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटेगी। इसका उल्टा जस्ट उल्टा क्या होता है, पीरियड में जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। या फिर कह सकते हैं आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता है और ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटता है। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी थी इसको बोलते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, यानी कि एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन को उस सब्सटेंस के अंदर डालने के लिए जो एनर्जी रिलीज की जाती है, जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर से देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। किसी भी एटम के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी आप देते हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या फिर बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दो प्रोसेस होता है, एनर्जी निकलती भी है और एनर्जी देनी भी पड़ती है। ठीक है बेटा? तो फिर से सुनिए, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन को डालने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं, लेकिन मेनली आपका प्रोसेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डालने का है। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा देखिए EA1, जैसे यहाँ बेटा I2 I1 लिखा रहा था वैसे यहाँ पर EA1। ये लिखने का तरीका इसको आप जरूर सीखिए। ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? इसको बिकॉज एनर्जी रिलीज, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो वहां पर अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पहले से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिससे उन्हें उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है उसका मान हमेशा क्या होता है बेटा, नेगेटिव लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान समझिएगा। आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हैं, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद भी है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इस दौरान दोनों में टकराहट होगी और एनर्जी निकलती है। इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमेशा नेगेटिव है। इसी तरह से अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को उस पर ऐड कराते हैं तो हमें एनर्जी वहां पर देनी पड़ती है। भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना चाहते हैं तो आप एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए आपका जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, इसको समझ लीजिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि इस दौरान एनर्जी निकलती है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इस दौरान हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो बेटा ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम और आसान भाषा में समझ सकते हैं, किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटा? अगर आप एक लाइन में कोई कहीं इसको डिस्कस कीजिए तो आप बता सकते हैं टेंडेंसी टू होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एन एटम।
किसी भी एटम में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, आप बाहर से इलेक्ट्रॉन डालें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटेगा और पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ेगा। फिर से देखिए, ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटेगा और पीरियड में बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, इसको भी बताएगा। देखो बेटा, ग्रुप में होता क्या है, साइज बढ़ती है और साइज अभी भी आपको बताया कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, नए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, वो अपने पुराने इलेक्ट्रॉन को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो नए इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेगा। इसीलिए ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता है। अभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे। फिर से ध्यान दीजिए, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ आप आते हैं तो बेटा एटॉमिक साइज बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज तो बढ़ती है, चार्ज भी बढ़ता है। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस का, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का, वो वीक होता चला जाता है, इसीलिए वो नए इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करता है और ग्रुप में ये चीज घटती है। अब हम बात करेंगे पीरियड में। पीरियड में जानते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज उतनी रहती है। इसकी वजह से जो चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस की पावर होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड आसानी से कर लेता है। इसी वजह से पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण और साइज छोटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज़्यादा होता है, जबकि ग्रुप में इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो बेटा उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर में जो प्रॉपर्टी बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। आपको बताना है कि बेरिलियम, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पढ़ाया गया उसके जस्ट अपोजिट पूछा जा रहा है। बताया गया था फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों? बेटा इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या पीएसएस के दौरान भी डिस्कस कर सकते हैं। जो बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर को पुट अप करेंगे उन्हीं की क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।